हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो में एमसीए फॉर्म्स एरर। कई बार क्या होता है, हमसे फॉर्म्स जो हैं एमसीए के गलत फाइल हो जाते हैं, फिर उसमें जो एरर्स होता है हमें पता नहीं चलता कैसे एरर्स को हम ठीक करें और एक नया फॉर्म फिर से फाइल करें। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर आप से एमसीए V3 में फॉर्म गलत फाइल हो गया है, उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। ये इसीलिए क्योंकि आपको पता होगा जब से V3 आया है तो बहुत सारे ना फॉर्म्स में वैलिडेशंस आ गए हैं। तो जब भी आप दूसरा फॉर्म फाइल करेंगे, कहीं फाइनेंशियल ईयर का एरर आएगा, कहीं ये एरर आएगा कि ऑडिटर ऑलरेडी अपॉइंटेड है, मतलब इस तरीके के ना बहुत सारे वैलिडेशंस V3 में लगा दिए गए हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमें पता नहीं चल पाता कि अब हमने गलत फॉर्म फाइल कर दिया है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करें। अच्छा, एक नई बात और है, अगर आपने गलत फॉर्म फाइल कर दिया है और डिपेंडेंसी है दूसरे फॉर्म में, तो आपका दूसरा फॉर्म भी नहीं फाइल होगा। तो इन सब चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं कैसे हम एमसीए V3 फॉर्म्स के एरर्स को ठीक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल मंजू शर्मा के साथ। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई फॉर्म फाइल कर दिया है, मतलब किसी भी CS ने, किसी भी कंप्लाइंस ऑफिसर ने, CA ने, किसी ने भी फॉर्म को फाइल करा है, तो उस केस में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो उसको डिफेक्टिव मार्क कैसे कराएं। तो MCA के अंदर कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कई बार हमें नहीं पता रहती है। हम ROC में विज़िट करते हैं तो हमें ऐसा बोल के मना कर दिया जाता है कि मेरे पास पावर नहीं है, आप MCA जाओ। तो इस तरीके से हमें बताया जाता है। पर अगर हमारे पास पता होगा कि कौन सा गवर्निंग सेक्शन है या कौन सा गवर्निंग रूल है जिसके तहत ROC जो है वो डिनाई नहीं कर सकता, अगर हमें ये चीज़ पता होगी और हम रिटर्न में देंगे, तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं ROC को, मतलब जुरिडिक्शनल ROC, जहां पर आपकी कंपनी सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में है तो आपको दिल्ली ROC जाना है, और हर ROC के पास ये अथॉरिटी दी गई है रूल 10(6) के हिसाब से। रूल 10(6) ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फी रूल 2014, जिसमें ROC के पास अथॉरिटी है कि फॉर्म्स, जो भी फॉर्म फाइल हुए हैं, वो बेसिकली रिव्यू करेगा, और अगर आपने कंप्लेन करी है उसके बेसिस पे भी रिव्यू करेगा। बेसिकली STP जो फॉर्म्स होंगे उसके। दो तरीके से वो रिव्यू ROC कर सकता है, एक CO मोटो पर और एक कंप्लेंट बेस्ड रिव्यू पर। CO मोटो में क्या होता है कि ROC अपने लेवल पर ही उस डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, और अगर कोई भी एरर होता है तो इस स्टेप्स को फॉलो करा जाता है, जो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लेन बेस्ड रिव्यू ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही हमें पता नहीं रहता कि ये काम करना कैसे है। ये जो पावर है हमें दे रखी है, मतलब ROC को यहाँ पर दे रखी है, जो हमें नहीं पता रहती है। इसमें क्या होता है, हम एक कंप्लेंट फाइल करते हैं, मतलब एक इन्फॉर्मेशन फाइल करते हैं ROC को कि फ़लाँ फ़लाँ हमारी मिस्टेक हो चुकी है फॉर्म में, इसको रेक्टिफाई करना है। तो उसका प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको क्या करना है, जहाँ पर आपकी कंपनी सिचुएटेड है उस ROC में आप विज़िट करेंगे। विज़िट करते वक्त आपको एक डिटेल एप्लीकेशन बना के लेकर जानी है। अब उस डिटेल एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, बिकॉज़ कई बार क्या होता है, हम ROC विज़िट करते हैं, ROC मना कर देता है कि हम ये फॉर्म कैंसिल नहीं करेंगे, डिफेक्ट नहीं करेंगे, हमारे पास पावर नहीं है। ऑल्दो पावर होती है पर हमें नहीं पता होता, इसीलिए हमें मना कर दिया जाता है। तो अगर आज हमें पता होगा और हम पूरे डॉक्यूमेंट्स और हम पूरे एप्लीकेशन के साथ जाएंगे तो हमारा काम होगा। क्या डॉक्यूमेंट्स है हमें लेके जाने, पहला डिटेल एप्लीकेशन आपको लेकर जानी है, मतलब काइंड ऑफ लेटर हो गया, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है क्या एरर था और क्यों हुआ था, और उसमें आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना है कि ये जो SRN है मुझे डिफेक्टिव या कैंसिल मार्क कराना है। पहला डॉक्यूमेंट आपको ये लगाना है। दूसरा, उस एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगाना है फ्रॉम डायरेक्टर्स। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अगर कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं तो उस केस में क्या करें।
तो जनरली ये जुरिडिक्शनल आरओसी टू आरओसी वेरी करता है। कई बार क्या होता है सब डायरेक्टर से एफिडेविट मांगे जाते हैं, कई बार क्या होता है प्राइवेट कंपनी के केस में 2 डायरेक्टर से और पब्लिक कंपनी के केस में 3 डायरेक्टर से। सो वो आरओसी टू आरओसी डिफ़र करेगा, पर जनरली आप कोशिश करिए अगर आपके कम डायरेक्टर्स हैं तो सब डायरेक्टर से उस एफिडेविट को आप इस एप्लीकेशन के साथ लगाएं। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ ओरिजिनल फाइल्ड फॉर्म विद आरओसी चालान, मतलब जो आपने फॉर्म फाइल करा था और उसकी जो आरओसी चालान है वो आपको इसके साथ लगानी है। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बोर्ड रेजोल्यूशन अप्रूविंग द रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट, मतलब हमें किसी को ऑथराइजेशन तो देना पड़ेगा ना बोर्ड में। सो ये एक बोर्ड रेजोल्यूशन लगाना है। ये बोर्ड रेजोल्यूशन भी आरओसी टू आरओसी डिपेंड करता है, जनरली कई आरओसीज में बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं मांगा जाता। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन फ्रॉम पीसीएस, जिसने इस फॉर्म को सर्टिफाई करा है। सो अब इस डिक्लेरेशन में क्या लिखना होता है बेसिकली जनरली इसमें यही लिखा रहता है कि एरेनियसली ये फॉर्म जो है मैंने सर्टिफाई करा और गलती से वो मिस्टेक मैंने भी नहीं देखी। ऐसी एक जनरल लैंग्वेज यहाँ पर पीसीएस मेंशन करता है कि फॉर्म को जो वो कैंसिल करा जाए, कंपनी आपके पास रिक्वेस्ट कर रही है। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आरओसी जाइए और सबमिट करिए, एक्नॉलेजमेंट लीजिए। उसके बाद आपका जो फॉर्म है, प्रीवियस फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो आपका डिफेक्टिव मार्क हो जाएगा। एंड बेसिस ऑन डैट आपका जो नया फॉर्म है आप वो फॉर्म फाइल कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आती है, कई जगह पर हमें एनसीएलटी का बेसिकली ऑर्डर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 131 ऑफ कंपनीज एक्ट कि अगर आपको आपके रिवीजन होना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर अगर बोर्ड रिपोर्ट में, तो उस केस में आपको एनसीएलटी का ऑर्डर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। सो उसके बिना आरओसी जो है आपका फॉर्म जो है डिफेक्टिव मार्क नहीं करेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीएलटी के ऑर्डर के बिना ये जो फॉर्म है डिफेक्टिव मार्क नहीं होगा। अब आरओसी फॉलो क्या करता है प्रोसेस, आरओसी जो है आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करता है, जो भी आपने सपोर्टिंग लगाए हैं, एफिडेविट्स लगाए हैं, सबको बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करेगा। फिर डिफेक्ट देखेगा कि डिफेक्ट जो है वो मेरी अथॉरिटी में आता है, अगर उसकी अथॉरिटी में आएगा तो ही आगे वो प्रोसेस फर्दर करेगा, और अगर उसकी अथॉरिटी में नहीं आता तो वो आपको जो नोटिस भेजेगा उसमें नोटिस में रिमार्क्स में वो चीज़ मेंशन करेगा। एंड अकॉर्डिंगली अगर उसको लगता है कि हाँ ये मेरी अथॉरिटी में आता है तो आपका जो फॉर्म है वो डिफेक्टिव मार्क कर दिया जाएगा। और जनरली ये पता कैसे चलेगा कि हाँ आरओसी ने मेरा जो फॉर्म है डिफेक्टिव मार्क कर दिया है, या फिर आप डेली बेसिस पर आप अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री में विजिट कर सकते हैं, या जनरली क्या होता है कंपनी जो है आरओसी जो है कंपनी की रजिस्टर्ड मेल आईडी पर या कंसर्न जो पर्सन है उनकी मेल आईडी पर नोटिस भेजती है कि आपने एप्लीकेशन लगाई थी, इस डिफेक्ट को ठीक करिए। और इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए 30 डेज़ का आपको टाइम दिया जाता है। अगर आपने 30 डेज़ में नहीं करा तो आपका जो स्टेटस उसने डिफेक्टिव अपडेट करा था एमसी रिकॉर्ड्स में वो आपका रिवर्ट बैक हो जाएगा। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने रिवाइज्ड फॉर्म फाइल करना है तो जब आप नया फॉर्म फाइल करेंगे, मतलब एरर फ्री करेक्ट फॉर्म फाइल करेंगे, तो उस केस में आपको नॉर्मल फ़ीस तो पे करनी ही करनी है। नॉर्मल फ़ीस के साथ आपको एडिशनल फ़ीस ज़रूर पे करनी पड़ेगी। इसमें आपको कोई वेवर नहीं मिलेगा, क्योंकि आरओसी का कंसर्न सिर्फ यही रहता है कि ये आपकी गलती की वजह से हुआ है, तो आपको नॉर्मल और एडिशनल फ़ीस दोनों ही पे करनी पड़ेगी इस केस में। कई बार क्या होता है कंपनी की जो मेल आईडी मास्टर डेटा में अवेलेबल नहीं होती, तो फिज़िकल नोटिस भी ऑल्टरनेटिव वे होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि हाँ आपका फॉर्म जो है डिफेक्टिव मार्क कर दिया गया है। सो ये बेसिकली पॉइंट था। एक कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने AOC 4 फॉर्म फाइल करा, फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड है, उसने AOC 4 फॉर्म फाइल करा है 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए। फॉर्म फाइल कर दिया, उसके बाद पता चला कि कंपनी के ऊपर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबिलिटी थी, बट वहाँ पर वो येस करना भूल गए, मतलब फील्ड नंबर 11 जो होता है हमारा AOC 4 में। अब इस केस में क्या हुआ, कंपनी ने फॉर्म तो सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद लेटर ऑन दे
अच्छा, इसमें एक चीज़ और होगा, अभी आपका ना MCA V3 में लिंक्ड फॉर्म फाइलिंग है, बट जो V2 में था, V2 में तो सेपरेट फॉर्म होता था। तो अगर V2 के केसेस में अगर इस तरीके का कुछ हुआ होगा तो वहाँ पर आपको डिफेक्टिव मार्क कराने की मतलब ज़रूरत पड़ेगी। बट V3 में बिकॉज आपके लिंक्ड फॉर्म फाइलिंग है, तो वहाँ पर आपको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिंक्ड क्यों नहीं ओपन हुआ है। तो यहाँ पर तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट अगर गलती से लिंक नहीं हुआ और आपने फॉर्म फाइल कर दिया, तो उस केस में आपको ये वाला रूट अपनाना पड़ेगा। सो आपको उस केस में क्या करना है, जो ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो सारे के सारे ज्यूरिडिक्शनल ROC में जाके आपको सबमिट करने हैं, और विद इन 30 डेज़ में आपका फॉर्म जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, और 30 डेज़ में आपको टाइम दिया जाता है, आपको रिवाइज्ड फॉर्म फाइल करना पड़ेगा विद एडिशनल फीस। सेम गोज़ फॉर ADT1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, V3 में बहुत इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने एक फॉर्म फाइल करा ADT1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 फॉर ऑडिटर अपॉइंटमेंट, बट उसने क्या करा फॉर्म में कि जो पीरियड ऑफ अकाउंट्स होता है फील्ड, उसमें पीरियड ऑफ अकाउंट्स मेंशन कर दिया 30 सितंबर 2025 टू 30 मार्च 2030, जबकि उसे मेंशन करना था 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2030। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है, हमने पीरियड ऑफ अकाउंट्स 1 अप्रैल से, बिकॉज हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होता है, सो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2030 मेंशन करना था, बट उसने गलती से AGM डेट मेंशन कर दी। सो अब इसमें इशू क्या आएगा, जब यूज़र जो है AOC 4 फॉर्म फाइल करेगा ना, तो वहाँ पर उसको एरर दिखाएगा। एरर को रेक्टिफाई करने के लिए ADT1 उसको पहले डिफेक्टिव मार्क कराना पड़ेगा ROC जाकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और एक नया ADT1 फाइल करना पड़ेगा। यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। V3 सिस्टम में बहुत सारे वैलिडेशंस लगा दिए गए हैं, जिसकी डिपेंडेंसी एक के ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपने एक फॉर्म गलत फाइल कर दिया तो आप दूसरा जो है फॉर्म नहीं फाइल कर पाओगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान देना कि जब आप फॉर्म फाइल कर रहे हो तो बहुत ध्यान से फॉर्म फाइल करना है, ताकि आपको ROC के चक्कर ना लगाने पड़े। नेक्स्ट सिनेरियो है DIR12। DIR12 में भी कई बार होता है, हमने डेट में एरर लिख दिया, बोर्ड रेजोल्यूशन में हमने कोई और डेट डाली, और जो कंसेंट था या रेजिग्नेशन था कुछ और डेट का था, और यहाँ पर हमने फॉर्म में गलत डेट डाल दिया। तो यहाँ पर भी जैसे LMN प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा, DIR12 फॉर्म फाइल करा डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए, और रॉन्ग इफेक्टिव डेट डाल दी, 1 अप्रैल की जगह 1 मई डाल दिया उसने। उस केस में भी क्या करना पड़ेगा उसे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ROC जाके ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, एंड ROC देन DIR12 को डिफेक्टिव मार्क करेगा, फिर आपको करेक्ट डेट के साथ विद एडिशनल फीस आपको फॉर्म फाइल करना है। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल थे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो ADT1 का है। कई बार इस तरीके के ADT1 के इश्यूज आ रहे हैं यूज़र्स को, कोई फाइनेंशियल ईयर वाला जो पीरियड है ना, लोग गलत मेंशन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से AOC 4 नहीं फाइल हो पा रहा। देन दे रेज टिकट, वहाँ पर पता चलता है कि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर गलत लिख दिया है, फिर उनको दोबारा एक नया फॉर्म फाइल करना पड़ता है पुराना वाला डिफेक्टिव मार्क करा के। ध्यान से फॉर्म फाइल करिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने प्रोफेशनल फ्रेंड के साथ। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको टाइमली जो भी मैं वीडियो कंटेंट डालती हूँ आपको टाइमली अवेलेबल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल। थैंक यू एवरीवन।